नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और खबर उत्तराखंड के साथ मैं शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत कुछ अहम खबरों से करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून कैंप कार्यालय से आदि कैलाश परिक्रमा रन का फ्लैग ऑफ और लोगों का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आदि कैलाश की महिमा और आस्था से प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर जुड़ी हुई है और परिक्रमा रन का उद्देश्य उत्तराखंड की समृद्ध संस्कृति और आध्यात्मिक धरोहर को देश दुनिया में पहचान दिलाना है। मुख्यमंत्री ने आयोजन समिति को बधाई दी और कहा कि इस आयोजन से न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि स्थानीय युवाओं को भी रोजगार और अवसर प्राप्त होने वाले हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को रुद्रप्रयाग पहुंचे, जहां उन्होंने बसुकेदार क्षेत्र के आपदा प्रभावित गांव का हवाई सर्वेक्षण भी किया है। इसके बाद जिला पंचायत सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक कर राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा काल में प्रशासन की तत्परता ने राहत पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने प्रभावितों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए लोगों से सभी पीड़ित परिवारों की मदद को अपना कर्तव्य मानने की अपील की है। इस वर्ष हमको भारी आपदा का सामना करना पड़ा है। 5 अगस्त धराली से यह आपदा का जो दौर शुरू हुआ है वो लगातार अभी तक भी जारी है। हमारा प्रयास है कि प्रत्येक आपदा में जहाँ भी जो राहत है, खोज कार्य हैं, उन सभी कार्यों को, और बसुकेदार क्षेत्र हो, हमारा छेनागाड़ का क्षेत्र हो, इन सभी क्षेत्रों के आज जो जनपद रुद्रप्रयाग में भी जो आपदा आई है, जिससे आपदा से जो लोग प्रभावित हुए हैं, उसकी आज हम लोगों ने पूरी समीक्षा की है। हमारा हर संभव प्रयास है कि उनको हर प्रकार की मदद की जाए। और अब दूसरे चरण की जो यात्रा है हमारी, वो भी नवरात्र शुरू होने वाले प्रारंभ हो, उसके निमित्त आज यहाँ भी बैठक की है हमने कि जल्दी से जल्दी सड़कों का काम है, अन्य कार्य हैं, वो काम जो है पुनर्निर्माण और निर्माण के आगे बढ़ाए जाएंगे। देखिए, जहाँ पर भी ऐसी स्थिति है उन सभी स्थानों का हम आकलन कर रहे हैं और आगे विस्थापन की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे, जिससे कि जो है आने वाले समय में उनको सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा सके। नहीं, उसको बिल्कुल दिखवाएंगे, उसको जो है मैं जिलाधिकारी को और अन्य अधिकारियों को उसमें बताएंगे हम कि उसको ठीक करने जो भी उसकी सीधे भर्ती को लेकर काफी वो प्रक्रिया चल रही है। अभी बातचीत का हम लोग दौर कर रहे हैं और उसमें कोई नहीं, हम लोग आपस में बैठेंगे, बैठ के जो है उसका कोई ऐसा हल निकालेंगे जिससे कि जो है कोई इस प्रकार की। उत्तराखंड के लिए सेब काश्तकारों के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और शनिवार को कृषि मंत्री गणेश जोशी ने पत्रकार वार्ता कर बताया कि सरकार ने रॉयल डिलीशियस सेब का न्यूनतम समर्थन मूल्य 51 रुपए प्रति किलो और रेड डिलीशियस 45 रुपए प्रति किलो तय किया है। हाल ही में उत्तरकाशी के धराली क्षेत्र में आई आपदा से किसानों को भारी नुकसान हुआ था। मंत्री ने कहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार किसानों के हित में निर्णय ले रहे हैं। आपदा से प्रभावित 6,800 से अधिक किसानों को मुआवजा भी दिया जाएगा। सरकार ने संकट की इस घड़ी में किसानों को पूरा भरोसा दिलाया है। तो देखिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने। अतिवृष्टि ओलावृष्टि से कितना नुकसान हुआ है। अतिवृष्टि ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। उत्तराखंड के अंदर 12,549 हेक्टेयर क्षेत्र में औद्योगिक फसलें प्रभावित हुई हैं। 5,054 हेक्टेयर में 33% से अधिक क्षति हुई है और कृषि क्षेत्र में 136 हेक्टेयर भूमि बुरी तरह से प्रभावित हुई है। इतना ही नहीं, आपदा से 6,873 किसान प्रभावित हुए, जिनको मुआवजा मिलेगा, जिसको लेकर सरकार इस वक्त तत्पर नजर आ रही है और सरकार ने पूरा आश्वासन किसानों को दिया है कि आपकी जितनी भी फसल का नुकसान हुआ है, जो भी नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भरपाई सरकार करेगी, उन्हें मुआवजा देगी, ताकि जितना नुकसान उनको हुआ है उससे कहीं ना कहीं उनको राहत मिल सके। तो ये फिलहाल सरकार का एक बड़ा कदम है। उत्तरकाशी, जो हमारी उद्यान की बेल्ट है उत्तरकाशी, वहां के लोगों की मांग थी कि 2013 की भांति इसका एमएसपी दिया जाए, क्योंकि आज किसान अपने उत्पाद को, अपने सेब को मार्केट तक लेकर नहीं आ पा रहे हैं। तो हमने जो रॉयल डिलीशियस है, वहां की जो बेस्ट क्वालिटी है,
उसका दाम 51 रुपए पर किलो, और जो रेड डिलीशियस है उसका दाम 45 रुपए पर केजी हमने निर्धारित किया है। सी ग्रेड का हम पहले ही 13 रुपए पर किलो निर्धारित कर चुके हैं, और इस संकट की घड़ी में हमारी सरकार किसानों के साथ खड़ी है। जो हमारी प्रदेश में शिक्षा को सशक्त और समावेशी बनाने की दिशा में विद्यालयी शिक्षा विभाग एक नई पहल करने जा रहा है। आगामी 23 सितंबर से शिक्षा की बात कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जिसका शुभारंभ राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह करेंगे। यह अभिनव कार्यक्रम प्रदेश भर के 1300 विद्यालयों में सजीव प्रसारित किया जाएगा। कार्यक्रम के जरिए विभिन्न क्षेत्रों की प्रेरक हस्तियां छात्रों से संवाद करेंगी और अपने अनुभवों को साझा करेंगी। छात्र छात्राएं भी उनसे सवाल पूछ सकेंगे। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया है कि यह कार्यक्रम विद्यार्थियों की कैरियर समझ, सीखने सिखाने की प्रक्रिया और सर्वांगीण विकास की दिशा में मील का पत्थर भी साबित होने वाला है। तो इधर लमगांव में पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय सौरख खांड का वार्षिक समारोह उत्साह और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ संपन्न हुआ है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बीजेपी प्रदेश मीडिया पैनलिस्ट एवं सीए राजेश्वर प्रसाद पेन्यूली ने दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया और विद्यालय के सर्वांगीण विकास हेतु सभी से सहयोग की अपील की है। इस अवसर पर उन्होंने विद्यालय के लिए जमीन देने वाले दानदाताओं का आभार जताया है। समारोह में गढ़वाली, हिंदी और भोजपुरी गीतों पर छात्र छात्राओं की रंगारंग प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया है। प्रतिभागियों को नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। तो वहीं कार्यक्रम में क्षेत्र के गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षा से पहले ही पुलिस और एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने परीक्षा पास कराने के नाम पर लाखों की ठगी की साजिश रच रहे गिरोह का भंडाफोड़ किया है। टीम ने हाकम सिंह और पंकज गौड़ नाम के 2 आरोपियों को पटेल नगर से गिरफ्तार किया। ये दोनों अभ्यर्थियों को पास कराने का प्रलोभन देकर 12 से 15 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। पुलिस ने उनके खिलाफ भर्ती परीक्षा अध्यादेश 2023 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल मामले की गहन जांच की जा रही है। स्नातक स्तरीय परीक्षा यूके SSSC द्वारा आयोजित की जा रही है और इसमें जो सख्त नकल अध्यादेश माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लाया गया था 2023 में, उसके बाद से सभी परीक्षाओं की शुचिता और उसकी निगरानी का टास्क एसटीएफ को दिया गया था, साथ ही इंटेलिजेंस एजेंसीज को और सभी जिला पुलिस के को निर्देश जारी थे कि इसमें जो है कभी भी जब भी कोई परीक्षा ऐसी आयोजित होगी तो जो पूर्व में इस तरह से लोग परीक्षाओं की जो नकलों में शामिल रहे हैं, ऐसे गैंग शामिल रहे हैं या ऐसे छात्र जो कहीं ना कहीं इस परीक्षाओं में कहीं लिप्त रहे हों, उन पर निगरानी रखी जाए। तो उसके लिए जहाँ पर स्पेशल टीम जो साइबर कमांडो ट्रेनिंग वाले हैं वो भी निगरानी रखते हैं, साथ ही साथ एसटीएफ की जो टीम रहती है और जो भी इनपुट प्राप्त होते हैं उस पर लगातार पुलिस निगरानी करके उसमें एक्शन करती है। अभी तक जो भी सूचना आई थी उसको सभी को हम वेरीफाई भी करते हैं। इसी तरह की एक सूचना 2 दिन पूर्व जो है प्राप्त हुई थी, जिस सूचना पर यह बात बताई गई थी कि कुछ छात्रों में जो है 12 से 15 लाख रुपए लेकर परीक्षा में पास कराने की बात चल रही है। इसके आधार पर एक संयुक्त टीम देहरादून पुलिस और एसटीएफ की बनाई गई थी। इसके बाद जो है कुछ छात्रों से इसमें जो नंबर आए थे एसटीएफ के पास, उनसे वेरिफिकेशन किया गया और उस वेरिफिकेशन के आधार पर छात्रों से पूछताछ की गई तो एक संदिग्ध नाम बताया गया कि उनका कोई जानने वाला है, वो इस तरह की बातें करता है कि जो 12 से 15 लाख देंगे तो हम इस परीक्षा में आपको पास करा सकते हैं। इसके बाद की जानकारी में जो टीमें लगी तो उसमें जो हाकम सिंह का नाम आया, इसमें जो लड़का था पहले पंकज गौड़ से पूछताछ हुई। उसने हाकम सिंह के पुराना जानने वाला है और इस कारण से उससे बात करी थी और हमारे पास अभी वर्तमान में कोई ऐसी चीज़ नहीं, लेकिन जब ऐसे छात्र देखे उसको इंटरेस्टेड कि कहीं उनको बरगला कर उनसे कुछ पैसे ले लिए जाए एडवांस में, इस कारण से उसने हाकम सिंह से बात करी और हाकम सिंह से भी पूछताछ इसमें एसटीएफ द्वारा भी की गई, जिसको विस्तार से अभी एसएसपी एसटीएफ साहब बताएंगे। देखिए, अभी तक ये दोनों लोग जो अभियुक्त हैं जिनको हिरासत में लिया गया है, इस संबंध में पटेल नगर कोतवाली देहरादून जनपद में अभियुक्त पंजीकृत किया जा रहा है। इसमें इन दोनों के द्वारा कुल 6 छात्रों से बातचीत की गई और अभी किसी भी छात्र द्वारा इनको पैसा नहीं दिया गया और इनके द्वारा ये एक तरीके से प्रयास किया गया इस एग्ज़ाम की शुचिता को भंग करने का। और इसमें ना तो इनके पास कोई सोर्स था और ये इनका प्लान ये था कि हम पैसे ले लेंगे और अगर किसी का सिलेक्शन हो गया तो पैसे रख लेंगे, नहीं तो इनके लौटा देंगे, नहीं तो किसी अगले एग्ज़ाम के लिए कमिट कर देंगे। जो कल ये एग्ज़ाम होने वाला है इसकी शुचिता, गोपनीयता बिल्कुल इंटैक्ट है, इंटीग्रिटी बिल्कुल इंटैक्ट है और इसमें ये सिर्फ भ्रम फैलाने के लिए ये प्रयास किया गया और इसमें कोई संदेह नहीं है कि कल का एग्ज़ाम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। और इसमें ये जो प्रयास किया गया, इन लोगों को अरेस्ट करके इनके खिलाफ केस लिखा गया। इसके अतिरिक्त
जो पहले भी इस प्रकार के प्रकरण में जो लोग प्रकाश में आए हैं या जेल गए हैं, उन सारे लोगों को राउंड अप करके आज पूछताछ की जा रही है। इसके अतिरिक्त और जनपदों में भी काफ़ी सारे सस्पेक्ट को थाने चौकियों पे बुला के एसटीएफ द्वारा, जनपद पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है। इसमें ये पंकज गौड़ ने जो 6 छात्रों को फ़ोन किया, ये टेक्निकल एनालिसिस में ये हाकम सिंह के कांटेक्ट में था, फिर उसको पूछताछ के लिए लेके आया गया और पूछताछ में फिर जब इन लोगों का कन्वर्सेशन प्रूफ हो गया, एक रिकॉर्डिंग उपलब्ध हुई हमें, तब इन लोगों को अरेस्ट किया। अब आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूके SSSC की परीक्षा को बिना किसी गड़बड़ी के सफल बनाने के लिए हरिद्वार पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ाई से लागू कर दी है। एसएसपी के निर्देश पर थाना पुलिस ग्राउंड पर उतरकर चौकस निगरानी रख रही है। पुलिस टीम विभिन्न होटलों और अन्य संभावित ठिकानों पर चेकिंग भी कर रही है। निर्देश के अनुसार यदि किसी भी संदिग्ध या असामाजिक तत्व का पता चलता है तो उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की यह सतर्कता परीक्षा की निष्पक्षता और अभ्यर्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की जा रही है। तो बागेश्वर जिले के काफली गैर तहसील स्थित अल्मोड़ा मैग्नेसाइट फैक्ट्री में 8 महीने से कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है। आर्थिक संकट से जूझ रहे कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया और 15 दिन में वेतन न मिलने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। फैक्ट्री बंद होने से क्षेत्र के 3000 से अधिक लोगों की रोजी रोटी भी प्रभावित हुई है। ग्रामीण रोजगार की तलाश में पलायन करने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों ने सांसद अजय टम्टा से मुलाकात कर समाधान की मांग की है। केंद्रीय और राज्य स्तर पर उद्योगों को खोलने की प्रक्रिया भी चल रही है। जनवरी से अल्मोड़ा मैग्नेसाइट खदान फैक्ट्री पूरी बंद कर दी गई चारों उससे। तो आज हमें 8 महीने हो गई, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और अब ऐसी स्थिति आ गई है कि सारे बच्चे वीरान हो गए। बाहर से बच्चे कॉलेज में जो बाहर कोर्स करने गए उनको घर बुलाना पड़ गया है और रोजी रोटी का संकट आ गया भारी और कोई ऐसे सूझबूझ नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, हम आगे को कहाँ जाएं, किससे गुहार करें। इसके स्थानीय विधायक जी को हमने पत्र लिख के दिया है और सांसद जी को पत्र लिख के दिया है, मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख के दिया है, भारतीय मजदूर संघ BMS के उनको भी हमने पत्र लिख के दिया है। हम तो ट्रेड यूनियन से हैं, भारतीय मजदूर संघ BMS वाले। तो मैंने अपनी उससे हमने सबको पत्र दिया है कि ऐसी ऐसी स्थिति आ गई, ये अभी भूखमरी के कगार में आ गया। 1 महीना 2 महीना 3 महीना आदमी जेल ले चलो, 8 महीने हो गए, 8 महीने से न खाने का न पीने का। यहाँ पर सबके ऐसे हाल हो गए कि अब तो जो दुकान वाले हैं वो भी इनको सामान देने के लिए कोई तैयार नहीं है। हम तो ये गुहार लगाएंगे कि हमारा जल्दी से जल्दी न्याय किया जाए और जल्दी से जल्दी हमारा उद्योग खोला जाए। उस नारी शक्ति से पूछो, शाम को घर में नमक लाने के लिए पैसा नहीं है, तेल हो रहा है 160 रुपए किलो, क्या डालेगी वो मेरी बहन। मेरे को ये बताओ शासन प्रशासन, मुझे ये बताओ कि उन माँ बहनों का दर्द, वो माँ बहनों का दुख, और मैं अपनी जनता के साथ आंदोलन के लिए तैयार हूँ। देखिए, हमारा बागेश्वर जनपद का एकमात्र उद्योग अल्मोड़ा मैग्नेसाइट झिरोली की जो हमारी माइन है वो लंबे समय से, लगभग जनवरी से अभी तक वो बंद पड़ी है और वहाँ के जो कर्मचारी हैं उनके सामने इस समय रोजी रोटी का बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया। उसके साथ साथ पूरे क्षेत्र में जो विकास के कार्य होते थे, चाहे वो ट्रांसपोर्ट से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो दुकान से जुड़ा हो, सबके पेट में लात पड़ी है। और ये जो है सरकार का अपने शेयर का भी इस कंपनी के साथ में है। ऐसी स्थिति में हम लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि भाई आज खुलेगा कल खुलेगा करके, लेकिन शासन प्रशासन की उदासीनता के कारण अभी तक ये फैक्ट्री नहीं खुली है और बहुत सारे जो भी कारण हैं, सारे कर्मचारी अनभिज्ञ है उससे और उसको जानना चाहते हैं कि क्यों हमारी कंपनी नहीं खुली, क्यों रोजगार हमारा बंद हो रखा। इसी उद्देश्य को लेकर के आज सारे कर्मचारी यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमें शासन प्रशासन पर भरोसा है कि वो जल्दी से जल्दी इस पर निर्णय दे। अगर वो निर्णय नहीं देंगे तो 15 दिन के अंदर में इसके लिए हमारे सारे कर्मचारी और क्षेत्र की जनता, हम सब जनप्रतिनिधि लोग भी हैं, उस क्षेत्र के जितने जनप्रतिनिधि हैं वो एक साथ यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे। उसकी पूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की, क्योंकि पूरी क्षेत्र की जनता उदासीन है, पूरे क्षेत्र की जनता में इसके प्रति आक्रोश है। यदि जल्दी इस पर निर्णय नहीं हुआ, फैक्ट्री नहीं खुली, तो हम लोग सब आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। जिस प्रकार से पूरे बागेश्वर जनपद के अंदर खनन पर प्रतिबंधित है और इस कारण से मैग्नेसाइट के जो हमारे स्थायी कर्मचारी हैं वो भी इफेक्टिव हुए हैं और चूंकि वो मासिक वेतन पर रहते हैं, कई महीनों से उनको वेतन नहीं मिल पाया है। कारण क्या है कि वहाँ पर काम नहीं हो रहा है तो उनके पास उत्पादन नहीं है। अभी उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। मैं भी अपने स्तर से बात करके किसी प्रकार से अल्मोड़ा मैग्नेसाइट का काम चले और लोगों को
इस बेरोजगारी के समय में रोजगार उपलब्ध हो जो कर रहे हैं, उस पर हम काम कर ही रहे हैं। तो देहरादून के डोईवाला फ्लाईओवर पर बड़ा हादसा टल गया है। श्रीनगर बेस अस्पताल से मरीज को दून ला रही एम्बुलेंस में अचानक आग लग गई। गनीमत रही कि मरीज को तुरंत पास चल रही दूसरी गाड़ी में शिफ्ट कर दिया गया और जिससे जनहानि नहीं हुई। देखते ही देखते एम्बुलेंस जलकर खाक हो गई और सड़क पर हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। लेकिन इस घटना के बाद एम्बुलेंस की सुरक्षा व्यवस्था और मानकों पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। आगे बढ़ेंगे। डोईवाला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत सेवा पखवाड़ा मनाया गया है। इस अवसर पर स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया है, जिसमें विशेषज्ञ डॉक्टरों ने रोगियों की जांच की है। शिविर में एनीमिया, टीबी, कैंसर, किशोरी स्वास्थ्य, हृदय रोग, रक्तचाप, रक्त जांच, मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य, बाल रोग और स्त्री रोग से संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराई गई है। साथ ही रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। डोईवाला विधायक ने रक्तदाताओं और विकलांग जनों को प्रमाण पत्र वितरित किए और स्वस्थ नारी शक्ति परिवार अभियान के महत्व को रेखांकित किया है। क्षेत्र में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है सेवा पखवाड़े के इसमें, और बड़ी संख्या में यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि विभिन्न प्रकार के कई टेस्ट हम लोग यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम आकर के टेस्ट वगैरह यहाँ पे हो रहे हैं। यहाँ पर बढ़ चढ़कर का हिस्सा ले रहे हैं और हर इसमें अक्षय मित्र जो हमारे हैं, आज यहाँ पर हमारे स्वयं मेरे द्वारा पहले भी काफ़ी अच्छे मित्र गोद दिए गए थे। अब हम लोगों ने फिर हमने उसमें आज हम मेरे द्वारा हो, हमारे माननीय चेयरमैन साहब नगर पालिका के द्वारा हो, अन्य कई प्रमुख लोगों ने अक्षय मित्र को भी उसमें लिया है। तो उनको जो भी उनको स्वास्थ्य के लिए जो उनके लिए डाइट का होता है, किट होता है, सब हम लोगों के सहयोग के द्वारा दिया जाएगा। साथ में अभी यहाँ पर ब्लड डोनेशन का भी कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। इसमें हिमालय इंस्टीट्यूट जो जॉलीग्रांट अस्पताल का भी बड़ा सहयोग है और यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम है, डिप्टी सीएमओ साहब है, हमारे यहाँ के प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर भंडारी और सब टीम्स और जितना भी हमारा नर्सिंग स्टाफ है, फार्मेसी स्टाफ है, वो सब लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं। और इसका सबसे फ़ायदा ये है कि आप लोग देख रहे हैं कि आज यहाँ पर बड़ी संख्या में टेस्ट हो रहे हैं और निःशुल्क टेस्ट हो रहे हैं। सब चीज़ों को जो कोई इसकी जानकारी हर चीज़ का मिल रहा है। साथ में जैसे बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं उनका स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए। अभी 99 विद्यालयों में यहाँ पर जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें उन बच्चों का अभी के लिए क्या क्या स्थितियाँ हैं, उनका स्वास्थ्य कैसा है। तो अभी तक जो हमारी यहाँ पे हेल्थ वर्कर की जो टीम है वो जाती है। ऐसे प्राइवेट स्कूल जो है यहाँ पर लगभग 250 से अधिक हैं, उनके भी सब जगह वहाँ पर ये हमारे स्वास्थ्य विभाग की टीम जाती है और बच्चों का देखती है कि कोई बच्चा कुपोषण का शिकार तो नहीं है। ये सारा चीज़ें उनको कैसे अच्छी रिच डाइट उनको दी जाए, तो इसमें सारा स्वास्थ्य विभाग इसमें पूरा सहयोग कर रहा है और अवेयरनेस के लिए ये किया जा रहा है कि अच्छा से अच्छा। कोटाबाग में बुराश किसान उत्पादन संगठन की 5वीं वार्षिक साधारण सभा सफलतापूर्वक संपन्न हुई है। सभा की अध्यक्षता नवनिर्वाचित अध्यक्ष नवीन चंद्र जोशी ने की है। विधायक बंशीधर भगत ने किसानों को संबोधित किया और उनकी प्रगतिशील योजनाओं पर प्रकाश डाला। ब्लॉक प्रमुख मनीषा जंतवाल और खंड विकास अधिकारी भी उपस्थित रहे। निदेशक और अन्य अधिकारी किसानों को नई योजनाएं और आय बढ़ाने के उपायों की जानकारी दी है। प्रगतिशील किसान आशीष नेगी ने जैविक खेती और मधु पालन के महत्व पर चर्चा की है। सभा में लगभग 250 किसान मौजूद रहे और उन्होंने सक्रिय भागीदारी दिखाई है। ये नवीन जोशी जी के नेतृत्व में यहाँ पर एक बुराश फार्मर के नाम से एक समिति गठित है जो जैविक उत्पाद करती है और उनके बहुत से सहयोगी हैं, उनके बहुत से पार्टनर हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। आटा बना रहे हैं, जाम जेली बना रहे हैं, सारे कुछ चीज़ें कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से अब नौकरियां उतनी है नहीं, तो स्वरोजगार को बढ़ावा दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ स्वरोजगार को बढ़ावा देने का बहुत अच्छा काम यहाँ पर हो रहा है। कोटाबाग रमणी क्षेत्र भी है और औद्योगिक क्षेत्र भी बनने जा रहा है। सब लोग उद्योग से जुड़े, सब लोग इस कामों को करें तो सबका लाभ होगा। जैविक खेती स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी है और बेचते हैं तो उसका दाम भी अच्छा मिल जाता है। क्षेत्रीय किसानों को किस तरीके से फायदा मिलेगा?
क्षेत्रीय किसान उसमें पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो उसमें उनको शेयर मिलेगा, उनका लाभ मिलेगा, उसका लाभांश मिलेगा। और तकनीक भी ले रहे हैं, जो उसमें पार्टनरशिप नहीं भी करेंगे तो वो तकनीक अपना ले, जैविक खेती कैसे होती है तो वो खुद भी कर सकते हैं। बुरांस फार्मर प्रोड्यूस कंपनी का वार्षिक लेखा जोखा दिवस था, जिसमें मुझे हर्ष है कि हम विगत 4 सालों से मेहनत करते हुए इस वर्ष लाभांश में पहुंचे हैं। मेरे साथ मेरे क्षेत्र की सम्मानित कृषक, जिनमें महिलाएं और पुरुष दोनों हैं, वो सम्मिलित हैं और 560 किसान हमारे साथ शेयर होल्डर हैं, यानी कि वो इस कंपनी के खुद मालिक हैं। यह योजना उन 10,000 एफपीओ में से है जो प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2021 में घोषणा की थी। इधर रुड़की शहर के कई वार्डों में जलभराव की समस्या अब गंभीर रूप ले चुकी है। इसी मुद्दे को लेकर नगर निगम में मेयर और पार्षदों की बैठक आयोजित की गई है, लेकिन बैठक उस समय विवादित हो गई जब वार्ड नंबर 20 से पार्षद पति ने जल भराव की समस्या से नाराज होकर अधिकारियों के सामने ही कपड़े उतारने शुरू कर दिया। उनका कहना था कि जब जनता की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है तो पार्षद भी लाचार है और जनता उन्हें कपड़े उतारने पर मजबूर कर रही है। उन्होंने निगम अधिकारियों पर लापरवाही और मनमानी का आरोप लगाते हुए कड़ी नाराजगी जताई है। एक जल भराव की समस्या को लेकर के यहाँ आया था। 1 महीने से चक्कर काट रहा हूँ। वार्ड में बहुत बेइज्जती हो रही है और आज उन लोगों ने अपने स्वयं के पैसे लगा करके निकलवाया वहाँ से। और पैसों की भी मैं आपको बता दूँ कि यहाँ अगर सुपरवाइजर लोग बेचारे अपने पैसों से किसी की समस्या का समाधान कर देते हैं तो वो भी उनको भी नोटिस इशू कर देते हैं डॉक्टर साहब हमारे कि तुमने अपने पैसे से क्यों निकलवाया। कौन से वार्ड से? कुछ एक आध सुपरवाइजर है जो उन्होंने अपने पैसे से कुछ काम करा दिया वार्ड के अंदर। कौन से वार्ड? ये तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन वार्ड नंबर कौन सा? मेरा अपना तो वार्ड नंबर 20 है। और आप पार्षद हैं? मेरी धर्मपत्नी पार्षद है और मैं उनके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर आया हूँ। उन्होंने मुझे भेजा है कि ये काम है, कुछ 2-4 इनको करा लाओ। जब हम घर से निकले लोग हमारे कपड़े फाड़ने को तैयार है तो हम कपड़े यहीं रख देंगे अपने। जो हमारे पंकज सतीजा जी पार्षद जी आए थे, उनके मोहल्ले के कुछ लोग आए थे और कुछ जो उसमें कोर्ट परिसर के भी थे। वहाँ परसों की जो रात में अत्यधिक बारिश हुई उसके कारण जलभराव हो रहा है और दूसरा एक नाले निर्माण की समस्या को लेकर अपना उन्होंने पक्ष रखा। तो उनका कहना था कि जलभराव होने के कारण और जो लिथोप्लेस और जेल से जो पानी की निकासी हो रही है वो मोहल्ले के घरों में जा रहा है, जिससे लोगों के घरों में पानी चला जा रहा है और निकालने में दिक्कत हो रही है। तो नो डाउट समस्या तो है ही, हमारे तरफ से भी नगर निगम की तरफ से पानी निकासी हो रही है, लेकिन पानी की मात्रा ज़्यादा होने की खबर उत्तराखंड में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।